हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स, जो कि 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का होगा। इसमें हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आपको कम टाइम में ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा, और जो आपके एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट हो सकते हैं वो हर टॉपिक में कवर किए जाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो जीके करंट अफेयर्स 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। हाल ही में 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी, इस एजेंसी ने, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 क्यों है? क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। चंद्रयान 1 कंप्लीट हुआ था 2008 में और चंद्रयान 2 को भेजा गया था 2019 में। चंद्रयान 3 मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य है, जो इसका पहला उद्देश्य है, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब यान जो भेजा जाएगा, जो चंद्रमा पर लैंड करेगा, वो सॉफ्ट लैंडिंग रहेगा, हार्ड लैंडिंग नहीं रहेगा, यानी धीरे धीरे वो चंद्रमा पर लैंड करेगा, जो कि चंद्रयान 2 मिशन में प्राप्त नहीं हो पाया था। चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था क्योंकि चंद्रमा की सतह से लगभग 2 किलोमीटर के ऊपर चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया था। इस अंतरिक्ष यान में, जो कि चंद्रयान 3 है, इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रणोदन मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। लैंडर और रोवर जो है उसको चंद्रमा पर उतारा जाएगा, और प्रणोदन जो है वो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जो कि एक संचार रिले का भी काम करेगा। प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा में ले जाएगा, यानी चंद्रमा से 100 किलोमीटर की कक्षा में प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को लेके जाएगा। लैंडर चंद्रमा पर लैंड करेगा, फिर इसके अंदर से एक रोवर, छोटी गाड़ी निकल के आएगी, जिसमें कैमरे वगैरह लगे होंगे, जो चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करेगा। एक बार चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर और रोवर प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। इसके बाद लैंडर और रोवर चांद की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जैसा कि इस मिशन का लक्ष्य है। इस लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम है प्रज्ञान, जो कि चंद्रयान 2 में भी सेम था। प्रोपल्सन मॉड्यूल यानी कि प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगा। लैंडर का काम चंद्रमा की सतह पर उतरकर उसमें मौजूद रोवर को बाहर निकालना है। रोवर जो चांद की सतह पर खनिजों सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटाएगा। चंद्रयान 3 लगभग 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। यह चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 1 महीने में 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। लॉन्च के समय इसका कुल वजन कितना था? 3900 किलोग्राम। अब इसको लॉन्च कैसे किया गया? इस मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो ने LVM-3M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया। जब भी कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, उसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजे जाते हैं, जो कि अंतरिक्ष में जाके उनसे अलग हो जाते हैं। LVM-3, जिसको पहले GSLV बोला जाता था, इनका नाम चेंज हुआ LVM-3, जो कि इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट में से एक है। प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्च व्हीकल LVM-3 का वजन 642 टन है। यह बाहरी उपग्रह को ले जाने के लिए एक सफल और भरोसेमंद प्रक्षेपण यान है। अगर भारत सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरने में सफल रहता है, तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला वो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने उपलब्धि हासिल की है। तो यह था चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। सेकंड दोस्तों आ जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो ये आप रखिए, याद रखिए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 1989 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, जिसको UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, वे सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
11 जुलाई 1987 को 5 मिलियन डे में जनहित से प्रेरित था और इस तारीख को दुनिया की अनुमानित आबादी यानी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। यानी ये कब की बात है? 1987 की। इस दिन के पालन का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों जैसे कि परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी और मानवाधिकारों के महत्व पर लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है। तो यह था विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में और उसके उद्देश्य के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। तो इसमें हम आंकड़े देखते और समझते हैं कि भारत इस सूची में किस नंबर पर है। भारत ने गरीबी उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केवल 15 वर्षों के भीतर उल्लेखनीय संख्या में लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी जो हमने ऊपर पढ़ा था, और ऑक्सफोर्ड गरीब और मानव विकास पहल के द्वारा ये दो संस्थाएं हैं जिन्होंने ये आंकड़े जारी किए। 15 वर्षों की अवधि में भारत ने आश्चर्यजनक रूप से 415 मिलियन लोग गरीबी के चंगुल से बाहर आ गए हैं। 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, लगभग 41 करोड़। यह उपलब्धि इस बात को उजागर करती है कि देश ने अपने नागरिकों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने में शानदार प्रगति की है। 2005-6 में भारत को 55.1% गरीबी का सामना करना पड़ा था। कितने परसेंट थे गरीब? 55%। कब? 2005 और 6 में। इस दौरान लगभग 645 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे थे, यानी कि लगभग 64 करोड़ 50 लाख। हालांकि ठोस प्रयासों और प्रभावी नीतियों के माध्यम से भारत में गरीबी दर में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि 2019-21 में गरीबी गिरकर कितनी रह गई है? 16.4%, जो कितनी थी 2004 और 5 में। 2005 और 6 में कितनी थी? 55%। दोस्तों अब पढ़ते हैं भारतीय नौसेना के लिए राफेल विमान की खरीदारी की गई है। तो भारतीय नौसेना को सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए अब राफेल विमान भारतीय नौसेना यूज करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान रक्षा अधिग्रहण परिषद की ओर से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। इन प्रस्ताव का उद्देश्य राफेल समुद्री लड़ाकू जेट और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को खरीद के माध्यम से भारतीय नौसेना को मजबूत करना है। प्रस्ताव में 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान की खरीदारी की जाएगी जो नौसेना की हवाई क्षमता को मजबूत करेगी। इसके अतिरिक्त 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का भी अधिग्रहण किया जाएगा जो इसकी पानी के नीचे की ताकत को बढ़ाएगा। पनडुब्बी कहाँ रहती है? पानी में, समुद्र के पानी में नीचे की तरफ रहती है, जो भारत की सुरक्षा करती है। अब दोस्तों सागर संपर्क प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, ये क्या है। भारतीय समुद्री अक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसे हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित डीजीएनएसएस जिसकी फुल फॉर्म रहेगी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के उद्घाटन से बल मिला है। किसको? भारतीय नौसेना को, जिसमें एक डिजिटल परिवर्तन देखा जाएगा जिसका नाम रखा गया सागर संपर्क। इस नाम की अत्याधुनिक प्रणाली डिजिटल इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। डिजिटल इंडिया अभियान जो भारत का डिजिटलाइज करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, उसका ही एक पार्ट सागर संपर्क, जिसका उद्देश्य समुद्री संचालन में दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाना है। डीजीएनएसएस प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय समुद्री क्षेत्र में चल रहे डिजिटल परिवर्तन को मजबूत करना है। आप इसका उद्देश्य समझ गए होंगे। जीएनएसएस की सीमाओं को संबोधित करके डीजीएनएसएस प्रणाली अधिक सटीक स्थिति की जानकारी प्रदान करेगी। बहुत ही मजबूत आंकड़े पेश करेंगे जिससे नाविकों की बढ़ी हुई सटीकता और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में सक्षम बनाया जाता है। तो यह था सागर संपर्क के बारे में, जो एक डिजिटल परिवर्तन है। कहां पर? भारतीय समुद्री क्षेत्र में। अब दोस्तों पढ़ते हैं ग्लोबल फायर पावर 2023 की सूची, जिसमें सैन्य शक्ति का इंडेक्स बनाया जाता है और भारत इस सूची में 4थे नंबर पर है। तो वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी पर नजर रखने वाली डाटा वेबसाइट जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैनिकों की सूची जारी की है। ग्लोबल फायर पावर 2023 सूची के अनुसार जो है अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दूसरे नंबर पर रूस आता है और तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर भारत आ जाता है। और सबसे कमजोर देशों की बात करते हैं तो भूटान और आइसलैंड का नंबर आता है। सबसे शक्तिशाली सेना वाले देश जो टॉप 10 है उसमें आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। अमेरिका, रूस, चाइना, भारत, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस और इटली। ये सिक्वेंसली है जो कि 1 to 10 है। और सबसे कम शक्तिशाली सेना वाले 10 देश हैं भूटान, बेनिन, मोल्दोवा, सोमालिया, लाइबेरिया, सूरीनाम, बेलीज, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, आइसलैंड और सिएरा लियोन।
तो दोस्तों ये थी ग्लोबल फायर पावर 2023 की सूची। अब पढ़ते कनाडा ओपन बैडमिंटन के बारे में, जो लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 का खिताब जीता है। महिला सिंगल्स में बात करते हैं तो भारत की तरफ से पीवी सिंधु ने भाग लिया था, जो सेमीफाइनल में हार गई थी। तो याद रखिए लक्ष्य सेन ने इस साल जो है कनाडा ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम के बारे में। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने AI फॉर इंडिया 2.0 नामक एक अभिनव AI प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आवश्यक कौशल से लैस करना है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जो युवाओं को सशक्त बनाने में और उनकी तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम स्किल इंडिया और IIT मद्रास, IIM अहमदाबाद की इंक्यूबेटेड कंपनी GUVI के बीच में एक संयुक्त पहल है। यह सहयोग AI में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता को एक साथ लेकर आता है। तो आप याद रखिए AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम जो इस साल लॉन्च किया, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। किस दिन? विश्व युवा कौशल दिवस के दिन। और किन के लिए? ये युवाओं के लिए, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट आता PM मोदी को मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, जो फ्रांस के द्वारा दिया जाता है और यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, जिसने 13 जुलाई 2023 को एलिसी पैलेस में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया। यह सम्मान भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा यह जो अवार्ड है वो स्थापित किया गया था, जो 5 वर्गों में विभाजित है। ये 5 वर्ग आप पढ़ सकते हैं, ये इतने खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश से संबंधित है? यह फ्रांस से संबंधित है। और यह किसको दिया गया? यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका की पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल जो है 18 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? ये जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि नोबेल प्राइज किस किस क्षेत्र में दिया जाता है और किस देश में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये आपको गूगल में सर्च करना है और इसको रीड आउट करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। CRCS सारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा CRCS सारा इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है सहारा समूह से जुड़े सहारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, उनके पैसों को वापस करने के लिए, क्योंकि सहारा इंडिया जो है वो दिवालिया हो गया था। सहारा समूह जो है दिवालिया हो गया था, तो लोगों को पैसे डूब गए थे। उनके पैसों को वापस करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो उसमें इन्वेस्ट किए गए पैसों के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनको पैसा वापस मिल सके। तो CRCS सारा रिफंड पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य उन जमाकर्ताओं की सहायता करना है जिन्होंने सारा समूह की सहकारी समितियों में अपना पैसा निवेश किया था। और आज का लास्ट टॉपिक आ जाता है नमद परियोजना यानी नमदा प्रोजेक्ट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, ये आप याद रखिए, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर। उसने निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई गई। यह पहल जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ी हुई है। नमदा परियोजना के तहत जो है कश्मीर के 6 जिलों में श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपोरा, बड़गाम और अनंतनाग, तो इन 6 जिलों के लगभग 2200 उम्मीदवार जो है नमदा शिल्प की कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसके तहत जो ये कारीगर या बुनकर अपनी कला से प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो नमदा परियोजना के तहत जो है प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग 3.5 महीने तक चलता है। परियोजना को प्रशिक्षण
के 3 चक्रों में 25 बैचों में लागू किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कश्मीर में नर्मदा शिल्प से जुड़ी समृद्ध विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करना। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का क्या नाम है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुएल। तो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान और मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुएल है, और वे जो है चंद्रयान 2 मिशन में भी शामिल थे। सेकंड है जून महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसको चुना गया है? तो किसको चुना गया है? वानिंदु हसरंगा। वानिंदु हसरंगा क्या है? स्पिनर है, और किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से। तो श्रीलंका के एक क्रिकेटर है। अगर महिला की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की ऑलराउंडर एशले गार्डनर को जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक रहेगी चौथी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एसबीआई कार्ड के नए प्रबंधक निदेशक सीईओ के रूप में किसको चुना गया है? तो किसको चुना गया है? अभिजीत चक्रवर्ती को। तो याद रखिए, अब एसबीआई कार्ड, यहाँ पे एसबीआई नहीं है, एसबीआई कार्ड का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया अभिजीत चक्रवर्ती को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? किसके साथ किया? बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश ने रुपये में अपना द्विपक्षीय व्यापार शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत जो है ढाका में बांग्लादेश बैंक और भारतीय उच्चायोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। तो भारत और बांग्लादेश अमेरिकी डॉलर के साथ भारतीय रुपये में एक दूसरे के साथ व्यापार करेगा। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल खिताब जीता है? तो किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। तो ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का करंट अफेयर कवर किया है। अगर आपको ये करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं तो मैं वो कर सकता हूँ, तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।